दोस्तों नमस्कार। आप सभी के मंच पर जिसका नाम पंचायत हिंदी है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव की तारीख जिस तरह करीब आ रही है, वैसे वैसे सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। तो हमने सोचा कि गुजरात में बैठ के किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति पे बात करें, और इस राजनीति पे बात करने के लिए हमने जो आज आमंत्रित किया है, जो अलग अलग मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं और अभी जो कार्यरत हैं जीएस टीवी के साथ में, ऐसे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल भाई पटेल जी हैं। अनिल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमने सोचा कि अभी जिस तरह से महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान चल रहा है, तो हमने सोचा कि गुजरात में बैठे किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति पे हम बात जरूरी करें। है, क्योंकि देखो आधी मुंबई पर गुजरातियों का राज है। हाँ, क्योंकि आपको सर समझना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के बाद में अगर कोई सबसे बड़ा सूबा है तो महाराष्ट्र है। सबसे ज्यादा सीटें वही हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश के बाद और पूरे वहाँ पे आर्थिक राजधानी है। आर्थिक राजधानी है। तो सर, मेरा सवाल है, आज एक बड़े चैनल ने झारखंड और महाराष्ट्र को लेके एक ओपिनियन पोल चलाया, जिसमें बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई जा रही है। तो क्या ये लगता है ये बीजेपी प्रायोजित सर्वे हो सकता देखो, है? ये बोगस है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उस चैनल में किसी दूसरे नेशनल चैनल से एक मैडम गई हुई है, जो काफी ट्रोल होती है पापा के परी के नाम से, यानी मोदी के नाम से काफी ट्रोल। उनको कहूँ तो मिर्ची भी बहुत लगती है, वो बिहार से ताल्लुक रखती है। वो गई है तो स्वाभाविक ये सब चीजें होनी है, क्योंकि बात जो है वो नकद चंद नारायण की है, उसके बगैर वो सेट नहीं होगा। ये बात नहीं, मैंने कई समय पहले ही अपने एक फेसबुक लाइव किया था राहुल, उसमें मैंने कहा था कि बीजेपी पहले से ही प्रायोजित करवाएगी, जिसमें एक माहौल बनाएगी वो कि हम जीत रहे हैं। हम जीत रहे हैं क्यों? क्योंकि अधिकारी जो है वो काबू में रहे। ये माहौल बनाने का, इससे कोई जो अब उनके मतदार हैं या मतदाता हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो ये समझ रहे हैं कि सरकार बदलने जा रही है, तो अपनी जो क्या बोलते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इधर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अंदर जो प्लानिंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर रुक जाए। वही जो उनका स्वामित्व भाव है वो बदल न दें, अपनी जो कहते हैं कि वफादारी है वो बदल न दें या दूसरी तरफ न चले जाएं, इसलिए ये पूरा माहौल बनता है। मैं क्यों बोल रहा हूं ये पूरा बोगस है? देखिए, कई समय से आप देखो, अब की बार 400 के पार सभी कहा, बहुत सारे लोगों का भी 400 के पार चला, बोगस साबित हुआ। अमेरिका में पोलिस्टर हुआ था सर, 5 बड़े टीवी मीडिया ने पोलिस्टर किया और कहा कि कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। परिणाम आया तो कमला हैरिस फुस। हरियाणा में आप देखो, हवा बन रही है, हवा बन रही है, हवा बन रही है, हवा फुस फुस। यहां पर भी यही चीज, एक माहौल बनाने का प्रयत्न हुआ है। और देखो ना कैसा सर्वे बताया जा रहा है कि 41% एकनाथ शिंदे को लोग पसंद कर रहे हैं। सोचो, 20% उद्धव ठाकरे को पसंद कर रहे हैं। कल हालांकि अमित शाह ने बोला कि अभी तो हमारे एकनाथ शिंदे जी सीएम है, लेकिन फिर चुनाव का जो नतीजा है हम लोग बैठ के फिर डिसीजन लेंगे। एग्जैक्टली, मैं वही मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं। इसलिए मुझे इस पे शंका है कि कैसे सैंपल आपने सर्वे न किया, कितने लोगों से आपने ओपिनियन पोल लिया, अपने मर्जी से कर लिया। आपको मन आएगा ना। देखो, ये भी एक गणित है, ये भी एक साइंस है। साइंस और गणित का मिक्सअप है। कोई भी ये जो पोलिस्टर या जो ये सेफोलॉजिस्ट हैं, आप देखो बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट पहले जब कहते थे तो कम से कम नजदीक आता था उनका परिणाम। वो बोलते थे कि इतने से इतना आ सकता है, तो उसके आसपास उनका होता था। क्यों? क्योंकि तब जो पहले के लोग क्या सीधे साधे थे, जो वो अंदर करके आते थे वही अब बाहर आपको कहते थे। अभी के लोग बोलते कुछ हैं और करते, सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसी में सर एक चीज और ऐड ऑन करूंगा कि चुनाव आयोग ने बोला था कि जो बड़े टीवी है वो जब तक चुनाव ना हो जाए, उस जब तक बीच में आप कुछ सर्वे नहीं कर सकते हैं। नहीं, कौन? चुनाव आयोग की बात कर रहे हो? चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं? चुनाव आयोग सर, वो तो चुनाव आयोग है वो। सर, आपका कटाक्ष बहुत देखो, वो बीजेपी के पक्ष में है ना, आपको बता दूं, बीजेपी के पक्ष में है, इसलिए वो चुनाव आयोग ये कुछ नहीं बोलेगा। इसी तरह आपको बता दूं, हरियाणा में भास्कर अपना एक ट्रैक, जो ये पोल ट्रैक चलाता था, उसके अंदर शुरुआत में वो तो भाई उसके पत्रकार हर जिले में उनसे पूछ के चला था, भैया ये आगे चल रहा है, ये पीछे चल रहा है, तो नोटिस भेजा है चुनाव आयोग ने, भैया आप नहीं चला सकते हो। फिर इनको भाई यहाँ बीजेपी जीत रही है ना। अच्छा। इसलिए मैंने कहा वो चुनाव आयोग है। बहुत सारे पत्रकार लिखते हैं केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग, लेकिन केचुआ क्या होता है तुम जानते हो? गांव में किस काम में आता है वो तुम जानते हो। तो अभी वो बीजेपी के लिए वो बोलता है ना, वो बीजेपी का एक्सटेंशन है, पीएमओ का एक्सटेंशन है। वो राजीव कुमार का जो चुनाव आयोग है वो एक्सटेंशन, वो कुछ नहीं बोलेगा।
इसलिए मैं बोलता हूँ ये बोगस। ये अगर कांग्रेस के पक्ष में आया होता नोटिस आ जाता उस नेशनल चैनल को, लेकिन इसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि भैया वो दिखा रहा है, फायदा दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्यों है, देखो महाराष्ट्र में क्यों ये मैं बोलता हूँ फेल है। बहुत सारे लोगों से हमने बात किया, वहाँ अशोक वानखेड़े से लेकर बड़े बड़े जो पत्रकार हैं जो 40-40, 50-50 साल से अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इस बार स्थिति, बोले एक समय तो आप लोकसभा देखिए ना, लोकसभा में 48 में से 31 सीट, 31 सीट जो है वो महाविकास आघाड़ी को मिला था, इनको केवल 17 सीट मिली थी। सर किस हिसाब से आपको लगता है नाराजगी होगी? किस हिसाब से लगता होगा कि इनको फायदा दिख रहा है? क्या आपको लगता है कि इन्होंने लाडली बहना योजना दिया इसलिए लोग जाएंगे इनको? उनका एक बंदा, मैं नाम भूल गया हूँ, माडिक करके, वो बोलता है कि जो 1500 जिनको हम दे रही हैं, अगर वो बहनें आपको कांग्रेस में दिख जाएं तो मैं उसका हिसाब कर दूंगा, उनकी व्यवस्था करूंगा। इसको लेकर वहां कांग्रेस ने और इसने बहुत उत्पात मचाया है कि देखो ये क्या बोल रहे हैं। अभी भैया जो नहीं पैसा उनके बाप का था, नहीं बीजेपी के बाप का है, किसके बाप का पैसा है वो? तो जनता, आम जनता का, जब जनता के पैसा है वो, जनता ने टैक्स का पैसा है वो, तो फिर वो आदमी कैसे बोल सकता है? इलेक्शन कमीशन को ये नहीं सूझा कि उसको बोलें। इसलिए मैं बोलता हूँ वो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग नहीं है, वो चूना लगाता है खाली। आप बोलोगे ना तो लेपा पोती करने का काम। सर मूक दर्शक के तौर पे अभी चुनाव आयोग, बिल्कुल। इसके अलावा भी आप देखो झारखंड में क्या हुआ, झारखंड में भी दिखा रही है बाबूलाल मरांडी सबसे बड़े सीएम के पद पर। बाबूलाल मरांडी तो नाराज हैं वो, क्योंकि वहां जो हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से पूरा कांड कर रहे हैं, यहां से तोड़ना, यहां से तोड़ना, यहां करना, उससे नाराज है। पूरी लोकल यूनिट नाराज। कैसे, किस तरह घटिया काम, घटिया बोलते हैं ना, घटिया ओपिनियन पोल, घटिया सब कुछ घटिया। बावजूद इसके देखो इसने शाम तक नहीं चलाया, 1-2 घंटे चला के बंद कर दिया, 1 से 1.5 घंटा चला, उसके बाद बंद कर दिया, क्योंकि पता चल गया कि गलत है ये पूरा गलत ही नहीं हो सकता था। क्यों? वहां जाके अमित शाह, नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, बांग्लादेशी घुसेंगे नहीं, घुसने नहीं देंगे, आपकी रोटी बेटी जमीन को ले रहे हैं। सबसे बड़ी बांग्लादेशी शेख हसीना को अपने दिल्ली में बिठा के रखा है, उसके कारण बांग्लादेश से आपका संबंध अच्छे नहीं हो रहे हैं। सर वो आपसे मांग रहे नहीं, मतलब कल सर जिस तरह से आवाज उठाई है हेमंत सोरेन ने, यही कहा है भैया बांग्लादेशी तो आपने दिल्ली में बैठा के रखा है, और गृह मंत्रालय आपके पास में, आपके रहते भर में घुस रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? नहीं चलो ठीक है, आपने बोला, आरोप लगाया, आपने खुद बता दिया हम फेल हैं, फेलियर है हमारा। लेकिन जब एक बांग्लादेशी शेख हसीना आपके यहाँ आई है, वो मांग रहा है, उसने अपने यहाँ केस कर दिया, भैया दीजिए हमको उन पर केस चलाना है युद्ध के हिसाब से, युद्ध के नियमों के हिसाब से या इस हिसाब से, तो आप नहीं दे रहे हो। मतलब इतना बड़ा घुसपैठिया तो आप बिठा के रखे हो अपने यहाँ, और रिश्ते खराब कर रहे हो बगल से, और आप बोल रहे हो घुसपैठिया, मतलब जिस तरह से कल जवाब दिया है वो फेल है। सवाल यही है कि पूरा जो बीजेपी प्रायोजित था, ताकि अधिकारियों को और जो फेंस पर बैठे हुए मतदाता हैं जो सोच रहे क्या करें, उनको डाइवर्ट किया, पूरा नैरेटिव एक सेट करने का। बिल्कुल। सर इसी में मेरा एक सवाल और है। एक है तो सेफ का जो नारा है, राहुल गांधी ने पीएम मोदी के कहीं ना कहीं गले की फांस बना दी है। देखिए कल जिस तरह से राहुल गांधी ने पोस्टर डाला, माधवी बुच, अदानी, अमित शाह, पीएम मोदी, जेम्स बॉन्ड हमारे देसी जेम्स बॉन्ड जो जाके बैठे तो रसिया के सामने 6 वर्डों में ही वो कोड किया है, मन की बात। हाँ, वो पूरा लिखा हुआ है कि भाई इनके मन की बात एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। भाई माधवी बीच को पता है आपको, संसद की पीएससी ने बुला, पब्लिक अकाउंट कमेटी ने बुलाया था, ठीक है, बीजेपी के ही लोगों ने विरोध किया कि नहीं भैया मत बुलाइए, देश का अर्थतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। सोचिए, बुला के पूछताछ करने में देश का अर्थतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, ऐसा बीजेपी के लोग कहते हैं। ये भी कह सकते थे कि हमारे पीएम की पोल खुल जाएगी, तंत्र उसमें आ जाएगी कि इनकी पोल खुल जाएगी। बिल्कुल। देखो माधवी बुच एक नेक्सस का भाग है, उसमें अदानी भी जुड़े हुए हैं, उसमें अंबानी भी जुड़े हुए हैं, उसमें निर्मला सीतारमन भी जुड़ी हुई है, उसमें अमित शाह भी जुड़े हुए हैं, पीएम नरेंद्र मोदी, और सभी इंटरनेशनल नेक्सस। आपको बता दूं, रिपोर्ट पढ़ा था, ये अडानी को क्लीन चिट देने वाली है, यही थी। आप देखो सुनिए तो आपको हंसी आ जाएगी। हिंडनबर्ग है, उसके अलावा कारवां, उसके बाद सीसीआर, कई सारे रिपोर्ट जो हैं उन्होंने दिया। इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने खोज के निकाला कि भी अदानी के लिंक कहाँ पर हैं, किस सरकारों के साथ हैं, कहाँ उनकी बोगस कंपनियां हैं, कहाँ बेनामी कंपनियां हैं,
रिपोर्ट क्या दिया सेबी ने कि सर हमको पहुंच नहीं पा रहे हम वहां तक। तो तुम्हारे वो रिपोर्ट, हमारे वो रिपोर्टर, जांबाज रिपोर्टर कैसे पहुंच गए वहां तक? कोई भी कंक्लूजन पर नहीं आई आप, समझो। आप तब अदानी के बेनामी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही थी, आपको तो उस जांच में से बाहर निकल जाना चाहिए था कि भैया मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इनके साथ में, तो मैं जांच करने के लिए आप किसी अच्छे को नियुक्ति की दी। लेकिन देखिए, मैं तो आरोप सीधा सर सुप्रीम कोर्ट पर भी लगाता हूं। चंदू साहब रिटायर्ड हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट, आपका पीएमओ, आपका नवे सुप्रीम कोर्ट के जज ने, खन्ना साहब से मैं आपको बताऊं, कोई ज्यादा अपेक्षा रखने की मत करिए आप, वो भी कंट्रोवर्सी में। हाँ, वो देखो जितना अभी तक जो कायदा हुआ 370 हटाने की बात हुई, चाहे सब में वो सहयोगी रहे कहीं ना कहीं। और 6 महीने का ही सब टेन्योर हो रहा है। 6 महीने का हो कि 2 दिन का हो सर, आपका निर्णय आप कितने सार्थक हो या आप कितने देश के संविधान की, आपका काम है देश के संविधान को ठीक से लागू हो वो करना। सरकार कहीं अपने हिसाब से तो सब कुछ नहीं कर वो देखना। लेकिन मैंने आपको जिस तरह बताया ये कि देखिए ये सब अब नेक्सस हो गया है, देश के लोगों को बहुत ज्यादा अपेक्षा रखने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा होगा भी नहीं। मैंने आपको बताया ना, राहुल गांधी, या अगर राहुल गांधी भी क्या कर लेंगे जब उनकी कर्नाटक सरकार वहां अदानी का है, जब या 100 करोड़ रुपए लेते हमारे जो तेलंगाना वाले वो दिख रहे हैं, और जगहों पर अदानी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बेचारा राहुल गांधी अकेले क्या करेंगे, या करेंगे भी तो उनकी पार्टी में लोग भरे हैं ऐसे। हाँ, मतलब बहुत सारे पत्रकार बोलते हैं कि ये स्लीपर सेल उनकी पार्टी में भी हैं। सवाल यही है कुल मिला के कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये लोग समझना चाहिए कि मोदी साहब अपने आप के लिए बोल रहे हैं, अपना जो उन्होंने नेक्सस बनाया है आसपास उसके लिए बोल रहे हैं कि भैया देखो सब मिला के हैं, अगर हम ही लोग एक नहीं रहेंगे तो सेफ, अगर फूटे सब जाएंगे जेल। और आज नहीं तो कल मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, माधवी बुच हो, चाहे मोदी साहब हों, चाहे जितने फोटो उसमें छपे हैं, सब जेल जाएंगे। इतना बड़ा स्कैम है इनके। मुझे तो अभी ये भी देखने में आया था कि प्रधानमंत्री के बाद में गृह मंत्री सबसे बड़े होते हैं सर। 5 जो देश हैं उन्होंने अमित शाह को लेकर ऊपर जो रिपोर्ट की, अगर विदेश में जाते हैं तो उनको हो सकता है जेल में जाना पड़ सकता है। अरे भैया अब देखिए ना, एनएसए के ऊपर अमेरिका ने केस किया हुआ है। कनाडा चले जाइए तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ अमित शाह का नाम है, आपने तो बदनाम कर दिया ना। हाँ, हो सकता है कि आरएसएस सोचती हो चलो हमारा एक आदमी तो इस तरह फेमस हुआ इंटरनेशनल लेवल पर, उनका बेटा आईसीसी में है और वो इंटरनेशनल क्रिमिनल की क्राइटेरिया में आ गए। पहले तो गुजरात में थे, बाद में नेशनल, अब इंटरनेशनल पूरा हो गया, नेक्सस हो गया, सब जान के, पूरे 5 आई भी जान के। अमित शाह नाम का एक व्यक्ति भी है जो कभी तड़ीपार हुआ करता तो था। सर इनके प्रधानमंत्री के रास्ते तो बंद हो गए, जो ये अरे बिल्कुल, जो देखो जो तड़ीपार वाला मैं बात बोल रहा हूँ, ये बात किसने कही थी? शरद पवार ने कही। जो लोग भूल रहे हैं, लेकिन जब आप जाके किसी को बोलते हैं ना हड़ी करना गुजराती में, आपने किसी को उंगली की तो उसने भी बड़ा हाथ किया। मतलब सब बात समझने वाली बात है, इसलिए जो एक हैं तो सेफ हैं, वो अपने लिए कह रहे हैं। हाँ, अपने लिए कह रहे हैं, लोगों को लागू कंडीशन अप्लाई है, वो नीचे पढ़ नहीं सकते, पता है लिखा होता है नीचे कंडीशन अप्लाई, वो कंडीशन अप्लाई है वो। सर अभी नितिन गडकरी को बीजेपी ने जो चुनाव से साइड ट्रैक करके लग रहा है कि बहुत बड़ी भूल कर दी है। देखिए नितिन गडकरी क्या कुछ दिन पहले उन्होंने क्या कहा था, वो जा रहे थे, वो गिना रहे थे मैं ओबीसी हूँ, ओबीसियों को एक रहना चाहिए, आदिवासियों को गए तो बोले ये आदिवासी और ये ओबीसी, सबको एक रहना चाहिए। कांग्रेस तोड़ने की कोशिश कर रही है, हमको ओबीसी रहना चाहिए, हमको आदिवासी, हमको ये रहना चाहिए। उसी दिन जिस दिन पीएम ये बोल रहे हैं, उसी दिन नितिन गडकरी कहते हैं जो पूछे जा तो उसको मारो लात। ठीक है, फिर मोदी जी को चुनौती, हाँ सीधी चुनौती। अब उन्होंने क्या कहा है कि बीजेपी की फसल में है ना वो जंतु आ गए, पेस्टिसाइड्स डालने की जरूरत पड़ेगी, साफ क्लीनिंग की जरूरत है। वो किसके लिए बोल रहे हैं? अब तो दर्शक समझदार है, समझ जाना चाहिए किसके लिए बोल रहे हैं वो। कितनी बड़ी बात है सर कि इतना बड़ा इलेक्शन, आपका एक विदर्भ नागपुर से आना बनती जो आरएसएस का करीबी है, और वो आप उसको इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो आपका प्रतिद्वंदी है, वो आपका विकल्प है, या वो आपके विचारों से सहमत नहीं है। आप समझो, आप यही कहना चाह रहे हैं। और आरएसएस ने जो झुंझुना पकड़ाया योगी आदित्यनाथ को, बटेंगे तो कटेंगे, आपको लगा कि तो आरएसएस ने पकड़ाया है इसलिए हमें भी बोलना पड़ेगा, इसलिए आपने कहा उसको एक है तो सेफ है। लेकिन मतलब अजीत पवार ने तो उसको रोक दिया सर। अजीत पवार का तो कहना है कि यहाँ पे इस तरह से नहीं चलेगा। अजीत पवार भी नहीं बोले थे। अजीत पवार को जब पत्रकारों ने पूछा तब बोला उन्होंने
खुद से सामने उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ कि चलो मैं चल के सामने से बोल दूं या रोक दूं या मैंने पीएम को पत्र लिखा है। नहीं, उन्होंने बीजेपी के जो हाईकमांड को पत्र लिखा कि भैया स्टार प्रचारकों में से इस बंदे का नाम काटो। जेपी नड्डा तो सर वो खाली नाम के हैं। अरे तो पीएम को लिख देते कि भैया इसको स्टार प्रचार में काटो, या उन्होंने पत्र लिखा चुनाव आयोग को कि भैया ये बंदा आपने नया नाम दिया है चुनाव आयोग। नहीं मतलब आप बताइए ना, चुनाव आयोग को लिखा उन्होंने कि भैया देखो ये गलत बयानी यहाँ पे कर रहा है, ये नहीं चलेगा, इसको रोको। कुछ नहीं किया, बस खाली लिप सर्विस की उन्होंने, खाली अपनी चमड़ी बचाई क्योंकि उनको सेक्युलर वोट मिल सके इसके लिए, इसलिए नहीं कि उनको बुरा लगा। भाई किया तो गद्दारी नहीं की होती चाचा के साथ में, की होती आप बताइए। सही बात। अगर उनको बुरा लगता और उनको लगता कि ये हमारा संत तुकाराम का है, संभाजी महाराज का, शिवाजी का है, सबका देश, भैया नहीं आप आज ज्ञान हुआ ये कि शिवाजी का महाराष्ट्र है, संत तुकाराम का महाराष्ट्र है, ज्योतिबाई फूले का आज सूझा, ये तो आज से पता चला जब पत्रकार ने पूछा, उसके पहले आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं था। मतलब वो भी खाली लिप सर्विस है, वो खाली बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम वोट या लघुमती वोट उनसे कम से कम डाइवर्ट वोट बैंक ना हो जाए। चलिए ठीक है अनिल जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि बीजेपी जातिकरण जो जातिगत समीकरण जो साधने का जो फॉर्मूला उसने किया था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फेल दिखाई दे रहा होता हुआ। देखिए बीजेपी ने क्या किया था, जिस तरह उसने जाट वर्सेस ऑल, या यहाँ गुजरात में अगर बात करूँ जब पाटीदार अनामत आंदोलन चला था, पाटीदार अनामत आंदोलन, तो उन्होंने क्या किया कि पाटीदारों वर्सेस ऑल कर दिया था। अब 2017 की अगर मैं आपको बात बताऊं तो पाटीदार वर्सेस ऑल। अब पाटीदार वर्सेस ऑल किया, उसका फायदा क्या हुआ कि ये हारे नहीं, 99 पे आ गए, लेकिन हारे नहीं, क्योंकि दूसरी जो जातियां थी, जो ओबीसी की दूसरी जातियां थी, उनको लगता था कि अगर ये वो पाटीदार भी ओबीसी में आएंगे तो ऐसे भी वो लोग मजबूत हैं तो हमारे हक वो खा जाएंगे। समझे ना वही बात। उसी तरह ठीक जब यहां हुआ 2022 में पूरा आंदोलन चला क्षत्रियों का, तो कहीं ना कहीं जो लोग क्षत्रिय जात से पीड़ित थे उन्होंने क्या किया, भले क्षत्रिय को हम तो क्षत्रिय के साथ नहीं जाएंगे, हम किसको वोट देंगे। उन्होंने जो वोट दिया वो भाजपा को वोट दिया। सर्वे जो आया था उसमें सर क्षत्रियों ने भी दिया था। अब आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह क्षत्रियों के कुछ लोग जो है अपने समाज के साथ नहीं रहे या बीजेपी उनको अलग करने में कामयाब रही। ठीक वही बात यहां हो रही है महाराष्ट्र में। बीजेपी इसकी मास्टरमाइंड है। बीजेपी ने क्या किया आपको बताऊं। बीजेपी ने सबसे पहले तो सभी मराठाओं में टिकट दिया, सभी कुनबियों में टिकट दिया। उसके अलावा दोनों मिला के मराठा और कुनबी उनको मिला के करीब 33% वो हो जाता है उनका कैपेसिटी। उसके बाद आप मुस्लिम जोड़ लीजिए उसमें, उसके बाद आदिवासी जोड़ लीजिए और एससी जोड़ लीजिए। ये तीनों मिला देंगे ना आप तो करीब 55% हो जाएगा। उसके बाद सिटी में चले आइए तो जो दूसरे कास्ट के जो भी उनके निश्चित वोट है वो मिलिए तो 60-62% कार्ड एमवीओ को मिलता दिखाई देता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरा आंदोलन जो वहां पर चला वो चला मराठाओं में कि हमको ओबीसी चाहिए। कुनबी जो थे पाटीदार जो थे उन्होंने भी साथ में आंदोलन चला कि उनका कहना ये होता था कि ये लोग हमको ओबीसी तो गिनते हैं लेकिन ओबीसी का सर्टिफिकेट देने में हमको बहुत दिक्कत लगाते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। तो हमको भी उनका आंदोलन जब होता था कुनबी उनके साथ में होते थे। इन्होंने बोला ठीक है, उसकी इन्होंने एक नई फॉर्मूला बनाई, उसको बोलते हैं माधव। माधव मतलब माली, ध मतलब धनगढ़ और व मतलब वंजारी। जो गोपीनाथ मुंडे थे वो वंजारी कम्युनिटी में से आते थे। वंजारा काफी है। ये तीनों मिला के अब इन्होंने क्या किया, ये तीनों को अपने इन दोनों के सामने खड़ा कर दिए। ठीक है, लेकिन ये तीनों को मतलब ये एक ओबीसी के कैटेगरी में, एक ओबीसी कैटेगरी में उसके लिए लड़ रहा है। उनको लगता है अगर ये मराठा अगर ओबीसी में आ जाएंगे तो जो माधव फैक्टर है वो इफेक्टेड होगा, तो वो ना आए इसके लिए एक फीलिंग उनके अंदर ये भरने की कोशिश की जा रही है माधव कम्युनिटी में। जो मैंने आपको कहा कि देखो ये आपके दुश्मन है, ये आपके दुश्मन है, ये आपके दुश्मन है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने और राहुल गांधी ने जो पिछले 3 दिन में कहा कि भैया आप चिंता मत करो, हम जो लेयर है 50% उसको बढ़ाने जा रहे हैं। यानी वो बोल के जो माधव फैक्टर ये लोग उपयोग करने जा रहे थे पूरा फॉर्मूला का इन्होंने, हाँ कि भैया आप चिंता मत करो, आप ये जब हम लाएंगे, हम कर रहे हैं तो कुछ सोच के लाएंगे, तो हम जो ये कैप है वो हम इसको हटाएंगे। कब हटाएंगे, जब आप हमको यहां जिताएंगे और सेंटर में हम इनको बदलेंगे तब। मतलब आप समझिए कितना दारोमदार है कि अगर महाराष्ट्र हम जीतते हैं तो
तो जरूर से हम सेंट्रल में इनको हटा यानी सर सकते हैं। कुल मिला के ये हुआ कि महाराष्ट्र चुनाव टर्निंग पॉइंट है। महाराष्ट्र चुनाव देश की दिशा और दशा दोनों डिसाइड तय- करेगा। दोनों मैं तय- क्यों बोल रहा हूं, देखो तकरीबन 20 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अभी वहां जो बड़े बड़े उद्योगपति उनके रुके हुए हैं या अटके पड़े हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया तो ये हमारा अटक जाएगा। उसी तरह 17 से 20 लाख के प्रोजेक्ट जो हैं वो झारखंड में भी हैं। आप समझिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, हर उद्योगपति का पैसा लगा हुआ है, हर उद्योगपति के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो हैं। इनको लगता है बीजेपी आएगा तो हमारा काम चलेगा और बीजेपी नहीं, ऐसा नहीं है। उद्योगपति देखो हर समय में उद्योगपति ही होता है, चाहे वो बीजेपी का उद्योगपति हो चाहे कांग्रेस को। इन्होंने आके क्या इलेक्ट्रोल बॉन्ड के एक हिसाब से narrative किया set कर दिया है सर। किया कि भैया हम रहेंगे तो आपका काम चलेगा। करप्शन सेट किया। देखो मीडिया, कॉर्पोरेट और पॉलिटिक्स तीनों का जो कॉकटेल था ना, बीजेपी ने वो किया। एक साथ कांग्रेस ने set इतने किया। साल शासन किया लेकिन कभी उसने कॉकटेल करने का प्रयत्न नहीं किया। तीनों को अलग रखने दिया। मीडिया के पैसे के जो थे, मीडिया झुकी हुई है, उसकी कमर क्या है क्या वो पता ही नहीं, और किस तरह से वो सब हम कर रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि अभी और भी दाव बीजेपी वहां करेगी, और भी गलत नैरेशन सेटिंग करने का प्रयत्न करेगी, जिससे जो बहुत पीछे है वो 30-40% में वो कम से कम 40-45% पे आ जाए। जिससे अगर सरकार वहां MVA की बन भी जाती है तो कल उसको ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन गुवाहाटी, ऑपरेशन हरियाणा या कुछ ना कुछ किया जा सके। तो अनिल जी आपका खूब खूब धन्यवाद। आपने सर। हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके, क्योंकि आपको अभी आज बाहर जाना था और आपने हमारे कॉल पे यहाँ पे आप आए, तो आपका फिर से एक बार खूब खूब धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र जो चुनाव है टर्निंग पॉइंट है, और महाराष्ट्र चुनाव देश की दिशा और दशा तय करने जा रहा है। तो इसी पे हमने पूरी विस्तार पूर्वक बात की। हमारी बात आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट बॉक्स में राय देके अवगत कराइए, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।